तो हेलो नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और जो मैंने कल चैप्टर पढ़ाया था केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो था कि ये हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9th के लिए, पहला चैप्टर में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स को कवर किए, जिसमें कि अपने पदार्थ के बारे में जाने, अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है, पदार्थ के तीनों अवस्थाओं के बारे में जाने, उसके गुण आकार किस आधार पर जो है उसको अलग किया गया है। तो इस सब के बारे में हम लोगों ने पहली वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। तो आगे हम ये दूसरी वीडियो में आज मैं ले रहा हूँ। तो दूसरी वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें जो पदार्थ को कैसे बदला जाए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। तो इन लोगों के बाद इसके बारे में हम लोग चलिए चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से नोट तैयार कर रहे होंगे, और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और अच्छा से नोट तैयार कीजिए, ताकि जब रिवीजन करें तो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट है, वो हमारे आसपास के पदार्थ, जिसका चैप्टर का नाम है केमिस्ट्री का। तो अच्छी तरीके से जो है जितना सिलेबस में, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस और एससीईआरटी बेस बिहार बोर्ड के लिए, जो कि काफी सफिशियंट है। इसका जो नोट्स है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। हम लोगों ने पढ़ लिया था सॉलिड क्या होता है, उसके बाद लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट के बारे में हमने पढ़ लिया था, उसके आकार, आयतन की सब क्या होता है, सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिया था। चलिए आज हम उससे आगे वाला टॉपिक को कवर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज। देखिए यहाँ पे कल हम लोगों ने डिस्कस किया था, यहाँ देखिए स्पंज, कुछ जैसे सॉलिड के बारे में हम लोग बता के, तो सॉलिड क्या होता है, तो सॉलिड होता था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉलिड कहते थे, यानी ठोस अवस्था कहते हैं। जिसका आकार निश्चित नहीं होता और आयतन निश्चित होता है उसको हम द्रव कहते थे। गैस में क्या होता था, ना ही उसका आकार निश्चित होता है, ना ही उसका आयतन, आकार आयतन दोनों निश्चित नहीं होता। यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछेगा, जो स्पंज जिसको हम कहते हैं, ये स्पंज है, क्या स्पंज कुछ देगा ठोस है या नहीं? इसका जवाब क्या होगा, ठोस। हाँ, स्पंज जो है वो भी ठोस होता है। कारण क्या है, स्पंज में ठोस होता है फिर भी हम इसे दबा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं जो जो कंप्रेस्ड वाला गुण जो होता है, प्रेशर वाला गुण ठोस में कम होता है, क्योंकि उसके कणों के बीच में क्या पाया जाता है, ये जो है अंतरानिम का स्थान जो होता है वो काफी कम होता है, इसको दबा नहीं सकते। लेकिन स्पंज वाला केस में क्या होता है, इसको हम दबा सकते हैं। ये ठोस होने के बावजूद भी इसको दबा सकते, क्यों? क्योंकि स्पंज में क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है। आप लोग देखेंगे इसमें क्या होता है, इसमें ये छोटे छोटे छिद्र होता है, इसमें छिद्र में क्या भरा होता है, हवा भरी होती है। और दबाने पर क्या होता है, ये हवा बाहर निकल जाती है। दबा जब इसको हम प्रेस करते हैं, प्रेशर डालते हैं, इस पर दबाव डालते हैं, तो ये कहते हैं हवा निकल जाती है। इसी कारण से ये क्या होती है, इसको दबाव देने से इसका आकार बदल जाता है। तो ये स्पंज क्या एक ठोस नहीं है, लेकिन क्या होता है, जब इसमें स्पंज में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और छिद्र में क्या होती है, हवा भरी होती है, और जब हम प्रेशर लगाते हैं तो वही हवा बाहर निकलती है, जिसका कारण से उसका आकार चेंज हो जाता है। तो यही एक, ये सब कंडीशन आपसे क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से, स्पंज जो है ठोस है लेकिन फिर भी इसको दबा कैसे सकते हैं, तो इस तरह से आपको आंसर देना। दूसरा है अपना रबर बैंड। रबर बैंड के बारे में कल थोड़ा सा कुछ डिस्कस भी हम किए थे। रबर बैंड आप देखेंगे, रबर बैंड भी एक ठोस होता है, जैसे हम उसको खींचेंगे ऐसे तो वो दूसरे उसका आकार चेंज हो जाता है। तो ऐसे खींचेंगे तो एक ठोस होने के साथ साथ ये इलास्टिक सॉलिड है। इलास्टिक सॉलिड मतलब प्रत्यास्था इसको कहते हैं। आपको 11th में जाके चैप्टर पढ़ना है, इलास्टिसिटी गुण क्या होता है। इसको हम छोड़ने पर पुनः, उसको हम खींचने पर पुनः छोड़ देंगे तो उसी अवस्था में वो आके गिर जाएगा, वो आ जाएगा। तो रबर बैंड की कंडीशन में क्या होता है, ये इलास्टिक सॉलिड होता है। इसी ये तो ठोस है, यह आकार इसका बदलता रहता है, जैसे हम खींचेंगे आकार बदल जाएगा, फिर उसको छोड़ेंगे जिस आकार में था उसी आकार में वो चला जाएगा। ये इलास्टिसिटी का गुण इसमें पाया जाता है। तो बल लगाने पर इसका आकार बदल जाता है, और बल हटाने पर फिर वो क्या होता है, पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। तो रबर बैंड के बारे में कुछ कंडीशन हम पढ़ लिया, स्पंज के बारे में पढ़ लिया। अब यहाँ पे कह रहा है चीनी और नमक। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, चीनी और नमक में जो है वे जार के आकार लेते हैं, तो क्या वे ठोस हैं? चीनी और नमक को हम जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन के आकार का रख लेता है। तो हम कह सकते हैं ये कि हाँ, वो आकार तो ले लेता है अपना, जिस बर्तन में रखेंगे, जिस पात्र पर रखेंगे तो वो उसका आकार ले लेता है। लेकिन नमक और चीनी के छोटे छोटे कण होते हैं, ये क्रिस्टल वाला कण होता है, छोटे 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 कण होते हैं। उसका तो क्या होता है, उस क्रिस्टल जो होता है उसका आकार क्या होता है, हमेशा निश्चित होता है। एक बड़ा वाला चीनी का देखिएगा, जैसे मिश्री जिसको बोलते हैं, मिश्री वो चीनी का ही रूप है, बड़ा वाला। तो उसको भी जिस बर्तन में रखेंगे उसी बर्तन का आकार वो ग्रहण कर लेता है। लेकिन वो तो खुद क्या है, वो खुद एक क्रिस्टल है, छोटे छोटे क्रिस्टल होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाँ, ये चीनी और नमक में क्या होता है, ये दूसरे का आकार ले लेता है। जैसे हम पढ़े थे कि ठोस जो है जिस बर्तन में रखते हैं उसी जिसका आकार है उसी आकार का होता है, लेकिन कि बर्तन के अनुसार अपना आकार
जो बर्तन के जिस पात्र में रखें उसी आकार धर लेता है, लेकिन ऐसा कंडीशन इसमें ये भी कंडीशन ऐसा है जो चीनी और नमक में, तो चीनी और नमक भी क्या होता है, एक ठोस होने के बावजूद भी ये जिस बर्तन में रखें उस बर्तन का आकार धर लेता है। लेकिन जब हम उसके कण की बात करें चीनी और नमक की, तो वो कण क्या होता है, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे क्रिस्टल के आकार हमेशा। लेकिन उस क्रिस्टल का आकार क्या होता है, वो निश्चित होता है। यहाँ देखिए शुगर दिख रहा है यहाँ और साल्ट दिख रहा है, उसका आकार क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में होता है, उसका आकार निश्चित होता है। लेकिन आकार छोटे होने के कारण जब हम किसी और बर्तन में रखेंगे तो उसी बर्तन का वो रूप धारण कर लेता है। तो ये कंफ्यूजन आपसे दूर होने जाना चाहिए, और क्वेश्चन यही सबसे बचता है। जो एक्सेप्शनल क्वेश्चन रहता है वहीं से आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इतना चीज समझ में गया। स्पंज क्या होता है, स्पंज में क्यों दबा सकते हैं, स्पंज स्पंज ठोस होने के बावजूद भी क्या होता है, उसमें हवा भरी रहती है, उसके कणों के बीच में हवा भरी रहती है। जैसे हम प्रेशर डालेंगे तो हवा निकल जाती है, जिस कारण से वो क्या होता है, दब जाती है। तो ये कंडीशन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं, अगला टॉपिक इसी चैप्टर का अगला टॉपिक है, जिसमें कि यहाँ पे हाँ अवस्था परिवर्तन का विज्ञान। अवस्था हम कैसे चेंज कर सकते हैं सॉलिड स्टेट को, यहाँ जो है सॉलिड को स्टेट है, कोई सॉलिड है उसको हम लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड है लिक्विड को हम गैस में कैसे करेंगे, फिर गैस को लिक्विड में, लिक्विड को फिर सॉलिड में। ये जो कन्वर्ट करने का तरीका है, परिवर्तन चेंज करने का तरीका है, तो मुख्यतः दो तरीके से किया जा सकता है। पहला तरीका है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बन जाता है। या एक होता है दूसरा विधि जिसको हम कहते हैं प्रेशर लगा के, दाब डाल के, प्रेशर यानी कि दबाव डाल के भी उसके आकार को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी कि उसकी अवस्था को चेंज कर सकते हैं। कंप्रेस करते जाएंगे, जैसे गैस है, गैस को पूरा दबाते गए दबाते गए दबाते गए तो क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। फिर लिक्विड को दबाते गए, जैसे दबाएंगे तो उसका अंतराणु स्थान जो वो घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा। ऐसे ऐसा समय आएगा जो स्थान उसमें जो है कुछ स्पेस ही नहीं बचेगा, तो वो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं प्रेशर लगाकर भी हम किसी भी ये पदार्थ का, मेटर का जो है स्टेट हम चेंज कर सकते हैं। और पहला क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ा के या टेम्परेचर को घटा के हम क्या कर सकते हैं, उसके स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल की बात करते हैं, कल तो इसके बारे में खुद सारा चर्चा किए थे। यहाँ पे कोई सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसको टेम्परेचर दिए, यहाँ पे क्या किए, आगे यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाए, तापमान इसका बढ़ा। तो तापमान जब जैसे बढ़ता है तो उसके कणों के बीच में क्या होता है, मूवमेंट होते रहता है, तो उसका गतिज ऊर्जा क्या होता है, बढ़ जाता है, गतिज ऊर्जा वो इंक्रीज करेगा। तो उसके पार्टिकल के बीच में जो जो भी कण है वो सब क्या ज्यादा मूवमेंट करने लगेगा, और मूवमेंट ज्यादा करेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, उसका आकर्षण बल वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मूवमेंट करेगा तो आकर्षण बल उसका घट जाएगा। लाइट चली गई, कोई बात नहीं, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे मोबाइल वाला लाइट जला लेते हैं। आप लोग मेन जो है आप इस पे फोकस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा इसमें, तो आकर्षण बल इसमें क्या हो जाएगा, घटेगा। जैसे मूवमेंट होगा तो क्या होगा, आकर्षण बल उसका घट जाएगा, और आकर्षण बल घटेगा तो क्या हो जाएगा, स्थान जो है उसमें बढ़ जाएगा। स्थान बढ़ेगा तो क्या बन गया, सॉलिड से यहाँ देखिए स्थान इंक्रीज हुआ, के बीच में गैप बढ़ गया। गैप जैसे बढ़ा यहाँ पे, यहाँ फिगर में आप देखिए, यहाँ लाइन कट गया है तो इस कारण से हो सकता है आप लोगों को फिगर मेरा नहीं दिखाई देता होगा। तो यहाँ से बोर्ड पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए छोटा छोटा स्थान था, बहुत थोड़ा थोड़ा स्थान था। जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाए, टेम्परेचर बढ़ाए तो उसके कणों के बीच में क्या होता है, ये मूवमेंट होने लगा, मूवमेंट होने के कारण गतिज ऊर्जा उसका बढ़ गया, गतिज ऊर्जा बढ़ गया तो उसके बीच में जो बल लग रहा था, जो एक दूसरे को पकड़े हुए था, आकर्षण कर लिया था, तो वो क्या बल उसका घट गया। बल घटा तो क्या हो जाएगा, उसके बीच में गैप बढ़ गया, स्थान बढ़ा, यहाँ स्थान बढ़ा। इस कारण से क्या हुआ, सॉलिड से क्या बन गया, लिक्विड हो गया। ये हम गर्म करेंगे तब। अगर हम ठंडा कर लें, यहाँ पे मान लीजिए गैस, ये गैस है, गैस के बीच में सबसे ज्यादा जो है अंतराण्विक स्थान पाया जाता है, गैस जो है सबसे ज्यादा स्थान इसी में पाया जाता है। गैस को क्या किए, ठंडा किए, ठंडा किए, टेम्परेचर ठंडा करने का टेम्परेचर लो किए, टेम्परेचर कम किए तो उसके बीच में गतिज ऊर्जा था वो क्या हुआ, कम गया। टेम्परेचर जैसे कम किया तो मूवमेंट उसके कणों के बीच में क्या हुआ, धीरे धीरे कम होने लगा। कम जैसे हुआ तो उसमें क्या हुआ, आकर्षण बल बढ़ गया। उसके बीच में दो जो उसके कण जो है आपस में पकड़े हुए हैं, एक दूसरे को पकड़े हैं, आकर्षण बल के द्वारा पकड़े हैं, तो आकर्षण बल के इसका क्या हो गया, वहां पे बढ़ा, और आकर्षण बल बढ़ रहा तो क्या हो गया, जब आप आकर्षण बल बढ़ गया, एक दूसरे को ज्यादा जकड़ लिया, पकड़ लिया, तो क्या होगा, उसमें स्थान कम हुआ, स्थान कम हुआ का क्या, यहाँ देखिए यहाँ पे ज्यादा था तो गैस से क्या बन गया, लिक्विड यहाँ बन गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्थान उसका क्या हो जाए, गैप कम हुआ। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्टेट
स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ठोस से द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस से द्रव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या द्रव से हम गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर के आधार पर। एक हम बताए थे प्रेशर के आधार पर भी हम जो है उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, कुछ प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा जो हम लोग जो है सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, या लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं, इसको हम एक वाले कहते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है? गलन कहते हैं। गलन मतलब गलना शुरू कर देता है। तो एक प्रोसेस होता है जब हम किसी सॉलिड स्टेट को, यानी किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं एक निश्चित ताप पे, एक नियत ताप पर हम किसी ठोस को गर्म करते हैं, तो क्या कहता है, एक निश्चित टेम्परेचर जाने के बाद वो पिघलना शुरू कर देता है। तो पिघलना जब शुरू कर देता है, इसी प्रोसेस का नाम क्या है? उसको हम कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं, या गलन कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। ठीक है, तो गलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निश्चित ताप पर कोई ठोस पदार्थ क्या करता है? पिघलना शुरू कर देता है। उसी को कहते हैं क्या? पिघल के शुरू हो जाता है, यानी वो द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव में बदलना शुरू हो जाता है, इसी को हम कहते हैं गलन कहते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। क्या होता है? जब ठोस यानी लिक्विड को यहाँ पे टेम्परेचर दिए, लिक्विड को क्या किया हम? टेम्परेचर दिए। तो टेम्परेचर देने के बाद क्या हो जाएगा? वो उबलना शुरू हो जाएगा। उबलना शुरू हो जाएगा यानी कि क्या हो जाएगा वहां पे? बॉइलिंग, उसको हम गर्म करने लगे, बॉइलिंग होने लगा। तो एक निश्चित टेम्परेचर पे जाने के बाद क्या होता है? वो बॉइलिंग होता है। जैसे हम गर्म किए तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा। यहाँ पे मान लीजिए पानी है, पानी अभी है जो बर्फ है, बर्फ में टेम्परेचर दिए तो 0 डिग्री सेल्सियस आगे बढ़ते गया बढ़ते गया। जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, एक नियत टेम्परेचर है ये, 100 डिग्री सेल्सियस पर जैसे आएगा तो ये क्या हो जाएगा? उबलना शुरू कर देंगे। क्या हो जाएगा? ये उबलना शुरू हो जाएगा। तो एक निश्चित टेम्परेचर है, यहाँ पे एक फिक्स टेम्परेचर है जिस पर ये उबलना शुरू किया, इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं वाष्पीकरण कहते हैं, यानी कि वो द्रव जो था, लिक्विड था, वो गैस में कन्वर्ट होने लगा, वो गैस में बदल गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है, इसको और हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। थोड़ा सा मोटा मोटी समझिए, इसका डिफिनेशन हम अच्छा से और बताएंगे। ठोस का द्रव में बदलना गलन, या इसको हम मेल्टिंग कहते हैं। द्रव से गैस में बदलना, इसको हम वाष्पीकरण कहते हैं। पुनः गैस को से हम अगर लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम संघनन कहते हैं। फिर अगर हम लिक्विड को हम क्या करेंगे? फ्रीजिंग करेंगे, उसको जमाएंगे, जैसे कि पानी को जमाते हैं, फ्रिज में डाल देते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जैसे आएगा तो पानी क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है, यानी बर्फ क्या है? सॉलिड के रूप में आ गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग भी कह सकते हैं, इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं। अगर एक होता है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, उर्ध्वपातन कहते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी इसी चैप्टर में। तो चलिए थोड़ा सा हम इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल से हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पे आती है पॉइंट्स। गलन, अभी बताए थे गलन क्या होता है? जब कोई ठोस पदार्थ गर्म करने पर, एक निश्चित तापमान पर गर्म करते हैं, वो किसमें बदल जाता है? लिक्विड में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? वो द्रव में बदल जाता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। इसको कहते हैं मेल्टिंग कहते हैं। मेल्ट होने लगा यानी पिघलना शुरू कर दिया है। तो किस एक निश्चित टेम्परेचर पर वो पिघलना शुरू कर देता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन कहते हैं, पिघलना कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है? वो पानी बन जाता है। मोम को पिघलना, यहाँ पे देखिए एक मोमबत्ती जो है जला दिए तो क्या होगा? धीरे-धीरे यहाँ से पिघलना शुरू कर दिए, यहाँ से पिघल रहा है उसका जो सॉलिड वाला पार्ट है, तो पिघल कर तरल बन जाता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? हमारा पिघलना कहलाएगा, गलन कहलाएगा। लेकिन एक यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से, जो मोमबत्ती का पिघलना या मोमबत्ती का जलना कैसी प्रक्रिया या कैसी चेंजेज है? भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? ये क्वेश्चन बहुत सारा कन्फ्यूजन में रहता है। विद्यार्थीगण आप ध्यान दीजिएगा, जब मोमबत्ती का मोम जो पिघलेगा, यहाँ पे देखिए सॉलिड वाला पार्ट जो ये पिघलता है ना, तो जब ये पिघलेगा तो ये हो जाएगा भौतिक प्रक्रिया। ये कैसी प्रक्रिया होगी? भौतिक। जब क्वेश्चन यहाँ पूछेगा मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स यानी कि जब मोम पिघलता है तो वो होता है कौन सा चेंज? भौतिक परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन को पुनः हम उस जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में फिर रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन जब मोमबत्ती जल रहा है ना, यहाँ देखिए ब्लॉक के साथ यहाँ जल रहा है, बर्निंग ऑफ वैक्स, यानी जब वो जलता है तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंजेस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है फंसाने के लिए। जो मोमबत्ती का जलना कैसी प्रक्रिया है? भौतिक या रासायनिक? जब जलने की बात करेंगे मोमबत्ती का तो वो रासायनिक होगा, और जब हम कहेंगे पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना या मेल्ट होना, उस वो कौन सा प्रक्रिया हो जाएगा? वो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इतना चीज समझ गए। अब आता है मेल्टिंग पॉइंट। पॉइंट क्या होता है? यानी कि जब किसी सॉलिड को हम गर्म कर रहे हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर गेन करेगा, तो निश्चित टेम्परेचर पे जाके वो क्या करेगा? पिघलना शुरू कर देता है।
वो द्रव में बदलना शुरू कर देता है, तो एक निश्चित टेम्परेचर होता है, तो वही निश्चित टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उस नियत ताप को हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, यानी वह निश्चित तापमान जिस पर ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं, जिसको हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं इंग्लिश में। जैसे मोमबत्ती लगभग 45 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म करेंगे, तब 45 से 60 के बीच में, तब ये पिघलना शुरू करता है। ये नहीं जी मोमबत्ती जलाए 5 डिग्री सेल्सियस है उसका पिघलना नहीं, उसके लिए एक फिक्स टेम्परेचर होता है, एक नियत टेम्परेचर होता है, 45 से 60 डिग्री सेल्सियस के बीच में जाएगा, तब जाके वो मोमबत्ती क्या होगा, पिघलना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जैसे बर्फ है, बर्फ को क्या करते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पर भी जिसे गर्म करना शुरू कर देते हो, क्या होता है, पानी में बदलना शुरू कर देते हैं। तो बर्फ के लिए पूछ देगा मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ठोस से द्रव में बदलना, पानी में बदलना शुरू कर देता है। मोम का क्या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो 45 से 60 डिग्री के बीच में जब आता है टेम्परेचर उसका, तो क्या होता है, पिघलना शुरू कर देता है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग, समझ गए। मेल्टिंग एक प्रोसेस है और मेल्टिंग पॉइंट एक नियत कांस्टेंट टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे क्या होता है, एक निश्चित तापमान होता है, जिस तापमान पे कोई ठोस पदार्थ जो है वो द्रव में बदलना शुरू कर देता है। ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग, समझिए। कोई दिक्कत इससे नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप दीजिए, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अगला हम टॉपिक समझते हैं। ये तो हुआ ठोस से द्रव में बदलना, अब द्रव से हम गैस में बदलना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्वथन, क्वथनांक आप पढ़े होंगे, यहाँ पे हिंदी वर्ड है क्वथन, जिसको हम उबलना कहते हैं। उबलना, जब कोई एक ऐसी, ये भी एक प्रक्रिया है, क्वथन एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया में, इसको हम वेपोराइजेशन भी कहते हैं, जब कोई द्रव को हम गर्म करते हैं, लिक्विड को हम गर्म कर देंगे, तो क्या होता है, वो गैस में बदल जाता है। क्या किस में बदल जाता है, लिक्विड को गर्म किए तो वो गैस में बदल जाता है, इसी को हम कहते हैं क्वथन या उबाल कहते हैं, उबलना कहते हैं, ठीक है। जैसे पानी को गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो स्टीम बन जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं, पानी को यहाँ पे एक लौ से जला रहे हैं, गैस स्टोव पर रख दिए हैं, तो क्या उबलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जिस निश्चित ताप पे वो उबलना शुरू कर देता है ना, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि पानी उबलना कब शुरू करता है, जब तक वो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसका नहीं होगा, तब तक वो उबलना, उसमें बुनबुना देना शुरू नहीं करता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। लाइट आ गई है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या कहेंगे हम इसको, जो क्वथन किसको कहेंगे हम, क्वथन कहेंगे जो एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिस ताप पर कोई क्या करता है, द्रव क्या होता है, गैस में बदलना शुरू कर देता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, इसको जब पानी को हम 0 डिग्री सेल्सियस से लेके कितना तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जब गया, तब जाके वो बदलना शुरू किया, किसमें, वो गैस में बदलना शुरू कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वथन कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है, क्वथन और क्वथनांक में अंतर है, ये प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, ये क्या है, प्रोसेस है। और ये क्या है, ये एक पॉइंट है, एक निश्चित तापमान है, जिस निश्चित तापमान पे क्या होता है, कोई द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है, इसलिए इसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पूछ देगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, यानी कहने का अर्थ है पानी कितने टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव से गैस में बदलना शुरू कर देता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस, या इसको केल्विन की बात करें तो केल्विन में होता है 273। अभी हम बताएंगे केल्विन से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, फ़ारेनहाइट से केल्विन में कैसे बदलते हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। यूनिट कन्वर्जन के बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ये सब फ़ारेनहाइट हुआ, ये केल्विन हुआ, ये सब टेम्परेचर मापने की इकाई है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे। तो इसमें आप घबराने की कोई बात नहीं। यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पूछ देगा, अगर डिग्री सेल्सियस में, तो फॉरेन तो बोलना है जल का जो मेल्टिंग पॉइंट, ये बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछ देगा केल्विन में, तो 373, उसमें 273 जोड़ देते हैं तो हो जाता है 373। और अगर फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में वो क्या होता है, वो उबलना शुरू कर देता है। इतना समझ गए, मेल्टिंग समझ गए, मेल्टिंग पॉइंट समझ गए, उसके बाद जो है बॉइलिंग समझ गए, बॉइलिंग पॉइंट समझ गए। इतना चीज समझने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला हम टॉपिक इस पे बात करते हैं। चलिए अब हम फ्रीजिंग के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग मतलब जमना, जमते हुए देखें। जैसे बर्फ, बर्फ को फ्रिज में रख देंगे और कितना तक 0 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा अगर टेम्परेचर, तो बर्फ क्या बन जाता है, ये पानी क्या बन जाता है, वो बर्फ का रूप ले लेता है, वो सॉलिड बन जाता है। बर्फ क्या एक सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। यानी क्या किए, मेल्ट किए तो लिक्विड, और फिर लिक्विड को फ्रीज किए, तो इस प्रोसेस को क्या किए, रिलीज कर दिए, इसमें एनर्जी को क्या करते हैं, रिलीज कर दे, तो ये क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। जैसे कि अगर उदाहरण की हम बात करें तो पानी से बर्फ का बनना, यानी 0 डिग्री, यानी कि जमना कहेंगे एक ऐसी प्रक्रिया है। ये क्या है,
ऐसी प्रक्रिया जिसपे एक निश्चित ताप पर क्या कहता है, कोई द्रव जो है वो ठंडा होकर क्या कहता है, ठोस में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं जमना कहते हैं, यानी कि इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं। हिमांक इसको कहते हैं, हिम भी कहते हैं, ठीक। हिम भी कहते हैं, या इसको हम कहते हैं, एक होता है फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम हिमांक कहते हैं, तो हम कहते हैं हिमांक, ठीक है। हिम मतलब होता है बर्फ, हिंदी इसका पर्यायवाची शब्द होता है हिम मतलब बर्फ। बर्फ कैसे बनेगा, जब पानी को ठंडा करेंगे। कितने डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पानी का पूछ देगा हिमांक क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, तो पानी का हिमांक जो होता है जमना, यानी कितने डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी जो है वो बर्फ बन जाता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। फ़ारेनहाइट की बात करें तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। केल्विन की बात करें तो 273 डिग्री केल्विन पर जो है वो बर्फ बनना शुरू हो जाता है। इसके बारे में, कन्वर्जन के बारे में थोड़ा समझाएंगे। क्या प्रोसेस देख रहे हैं फिगर से, बर्फ था उसको मेल्ट किए यानी गलाए, यानी कि एक निर्दिष्ट टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। फिर लिक्विड को क्या किए, फ्रीज किए। फ्रीज मतलब उसको ठंडा किए, ठंडा करने पे क्या बन गया, वो सॉलिड रूप में आ गया, बर्फ के रूप में आ गया। इसको हम क्या कहते हैं, जमना कहते हैं, बर्फ का जमना यानी कि पानी का जमना, इसी को होता है फ्रीजिंग। चलिए इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, ये टॉपिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे कंडेंसेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्या कंडेंसेशन क्या होता है, हमारे आसपास में जो कंडेंसेशन जो होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। देखिए कंडेंसेशन किस कहते हैं, इसमें क्या होता है, अब क्या बताए थे, ठोस को द्रव में बदलना मेल्टिंग, द्रव को गैस में बदलना ये क्या होता है बॉइलिंग। अब फिर क्या करते हैं, रिवर्स करते हैं। रिवर्स क्या करने का अर्थ हुआ, कोई गैस है, गैस को बदलना है लिक्विड में। गैस को किस में बदलना है, लिक्विड, यानी कि गैस को द्रव में बदलना है, द्रव। तो ये कौन सा प्रोसेस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संघनन। इसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन, यानी कि जब कोई गैस को ठंडी किया जाता है, ठंड किया जाता है, उसको कोल्ड किया जाता है, ठंडी किया जाता है, तो क्या कहता है, वो द्रव में बदल जाती है। किसमें बदल जाती है, द्रव में, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, ठीक है। तो संघनन के जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं रियल लाइफ में, सुबह सुबह आप घास पे टहलते हैं तो उसमें क्या होता है, ओस जो होता है, तो ओस जमना होता है, वो क्या होता है, वही प्रोसेस होता है। जब जो है ये बर्फ, ये गैस था, गैस को क्या ठंडा हो गया तो उसकी क्या था, घास पे जो है वो फैला हुआ रहता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे घास पे है, ये ओस की बूंद है, ये हो गया, ठीक। दूसरा आप देख रहे होंगे क्लाउड्स, बादल में। कोल्ड ड्रिंक पर आप देखें, कोल्ड ड्रिंक्स है, गर्म है, तो कोल्ड ड्रिंक से पहले गैस फॉर्म में आता है, उसके ऊपर में जो आता है वो बुनका बुनका जो आ जाता है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा बूंद बूंद टाइप का जो आ जाता है, ड्रॉप करके बन जाता है उस पर। जब उसको ठंडा करते हैं तो क्या होता है, उसके बाहर में लिक्विड आ जाता है। तो बाहर जो लिक्विड आ जाता है वही सब कंडेंसेशन ही होता है, उसको क्या कहते हैं, हम कंडेंसेशन कहते हैं। आप कोहरा भी देखते हैं, कोहरा के समय में क्या होता है, थोड़ा पानी पानी हो जाता है, तो वो भी होता है। शीशा के ऊपर आप देखते होंगे सांस लेने, जब ठंडी के मौसम में देखते होंगे शीशा पे भाप जो छोड़ते हैं, मुंह से अपने भाप छोड़ते हैं, तो उसपे क्या होता है, फॉग टाइप का बना लेता है, उसमें वो धुंधलापन हो जाता है। ये सब किसका उदाहरण है, संग्रहण का उदाहरण है। सुबह का कोहरा हो गया, गर्म पानी के बर्तन को ढकने पर क्या होता है, उसके ढक्कन, जैसे कि हम कोई जिसमें खाना बनाते हैं उसको ढकते हैं, और ढकने के बाद कहते हैं कुछ देर के बाद देखेंगे उस पर जब उठाते हैं तो उस पर बूंद सा ऐसे बूंद, ये वाला बूंद जो है, पानी का बूंद उस पर चिपक उससे पेंदी में जमा हो जाता है। ये सब क्या है, कंडेंसेशन का उदाहरण है, ठीक है। तो कंडेंसेशन समझ गए, कंडेंसेशन होता है गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ऐसा प्रोसेस जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट कर दे उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, जिसको हम संघनन कहते हैं। समझ गए, मेल्टिंग ठोस से द्रव में बदलना, बॉइलिंग द्रव से गैस में बदलना, ठीक है। फिर द्रव से ठोस में बदलना जिसको हम कहते हैं क्या, हिम कहते हैं, हिमांक कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं, उसका कहते हैं हिम, हिम कहते हैं, ठीक है। सॉलिडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, जमना। बर्फ को क्या, पानी को क्या कहते हैं, जमा दे, 0 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएंगे टेम्परेचर घटा के, तो बर्फ बन जाएगा, यानी सॉलिड रूप में वो आ जाएगा। सॉलिड हो गया, उसके बाद फिर क्या, सॉलिड से यहाँ पे क्या किया, अंतिम से गैस में, गैस को हम क्या करते हैं, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट किए, गैस से हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, इसको हम क्या करते हैं, तो हम कहते हैं संघनन करते हैं। तो मोटा मोटी हम यहाँ देख लेंगे, यहाँ देखिए लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड में, इसको प्रक्रिया को हम कहते हैं गलन कहते हैं। लिक्विड से गैस में इसको कहते हैं क्वथन कहते हैं। लिक्विड से सॉलिड में जमना इसको कहते हैं फ्रीजिंग करना, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ फिर लाइट चला गया, 1 मिनट। आप लोग जाए सिर्फ बोर्ड देखिएगा, टिकट यहाँ नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब फिर गैस से लिक्विड बदलना, यह भी अभी जो प्रोसेस समझ रहे हैं वो क्या था, संघनन, इसी को कहते हैं कंडेंसेशन, यानी कि गैस से लिक्विड बदलना। चलिए अब थोड़ा सा और चर्चा हम करते हैं इसमें।
अब यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ जाएगा और आना भी चाहिए। जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया है और जो है वो कहेगा कि ये आपको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, और फ़ारेनहाइट दे देगा, उसको कहेगा केल्विन में। तो उसके लिए एक सूत्र है, आप ये जो फॉर्मूला इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना हो, सेल्सियस दिया है और केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, उसके लिए हम केल्विन बराबर लिखेंगे सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस प्लस 273 उसमें ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा किसमें, केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे केल्विन को अगर सेल्सियस में बदलना है तब, केल्विन दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं, केल्विन में से 273 घटा देंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, वो सेल्सियस में आ जाएगा। उसके बाद फ़ारेनहाइट दिया है, एक मात्रक और होता है तापमान मापने का, फ़ारेनहाइट होता है। फ़ारेनहाइट अगर दे दिया है, फ़ारेनहाइट से अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो F माइनस 32 गुना 5/9, इतना करने पर अगर फ़ारेनहाइट का मान दिया है, सेल्सियस में निकालना है तो क्या करेंगे, F की जगह रख देंगे और ये -32 गुना 5/9 कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा फ़ारेनहाइट में, निकल ये सेल्सियस में आ जाएगा। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट, तो सेल्सियस दिया है तो सेल्सियस गुना 5/9 प्लस 32 कर देंगे तो ये आ जाएगा, हम मेरा आ जाएगा फ़ारेनहाइट पे इसका वैल्यू निकल जाएगा। फ़ारेनहाइट से केल्विन के लिए क्या है, F माइनस 32 गुना 5/9 प्लस 273, ये याद कर लेना है, ठीक है। इतना बड़ा झमेला रखने से अच्छा है आप जो है यहाँ पे देखिए एक शॉर्ट फॉर्म में फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे सब निकला हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सब ये फॉर्मूला जो यहाँ पे बना है, इसी तीनों पे बना हुआ है। सेल्सियस से और सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दिया है, इस दूसरे को कन्वर्जन करना है, तो ये वाला फॉर्मूला आपको देना है। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना है, इसको समीकरण सेकंड मान लेना है, इसको समीकरण थर्ड मान लेना है। 3 समीकरण दिया है। ये अगर सेल्सियस से डायरेक्ट केल्विन में बदलना है तो ये वाला फॉर्मूला अपना देना। इसी से बना है, देख लीजिए। तो आप जो सॉल्यूशन करेंगे तो यही निकलेगा, इसी से बना है। सेल्सियस दिया, फ़ारेनहाइट केल्विन में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला आपका अपना देना है। तो ये मेन फॉर्मूला है C/5 बराबर F-32/9 बराबर केल्विन, यानी K माइनस 273/5। ये फॉर्मूला आप याद, ये 273 और पॉइंट ओरिजिनल होता है 273.5, लेकिन हम राउंड फिगर की बात करें तो राउंड फिगर में हम क्या लेते हैं, 273 जनरली हम ले लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा। मेन ये 3 फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसी से काम चल जाएगा। अब कुछ इसके आधार पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ, उसको कहा डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला सूत्र क्या है, इस फॉर्मूला से बनाइए। क्योंकि हम जानते हैं सेल्सियस बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे क्या 9, यही है ना। अब हमें दिया सेल्सियस दे दिया है, सेल्सियस का मान कितना दिया 25/5 और फ़ारेनहाइट निकालना है, F माइनस 32 कर दीजिए और बटे 9। अब देखिए 25-25 से कैंसिल होगा, हाँ कट जाएगा ये, कोना को नहीं गुना कीजिए, 5 गुना 9 क्या हो जाएगा यहाँ पे 45 बराबर F माइनस 32, F माइनस 32, यहाँ से F निकालेंगे तो क्या 32 को उधर भेज दीजिए, तो 32 प्लस 45, 32 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 3 7, 77 फ़ारेनहाइट हो जाएगा। फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 77 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगी। तो आसानी से हम निकाल सकते हैं, या तो यहाँ इस कन्वर्ट कर लीजिए या तो यहाँ डायरेक्ट यहाँ कर दीजिए। यहाँ देखें ना सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट बराबर C का मान यहाँ दे दीजिए। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला इसी आधार पर इधर पर बना लिए और दूसरा फॉर्मूला पे हम देख लेते हैं, इसको बना के इस फॉर्मूला पे यहाँ पे सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस, सेल्सियस का मान दिया है 25, ठीक है। 25 दिया, 5/9 कर देना, 5/9 प्लस 32, देखिए ये कितना आ जाएगा, फ़ारेनहाइट बराबर डिग्री सेल्सियस का मान दिया है गुना 5/9 प्लस 32 दिया हुआ है। यहाँ देखिए कटने वाला है, नहीं कुछ तो गलती हो गया क्या, फ़ारेनहाइट यहाँ देख लेते हैं, F माइनस 32 है ना, F माइनस 32 C इंटू 5/9, यहाँ देखिए क्वेश्चन कुछ गलती हुआ होगा, डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यहाँ पे फ़ारेनहाइट बराबर इतना, फ़ारेनहाइट बराबर यहाँ देखिए F माइनस दिया हुआ है, यहाँ देखिए प्लस 32 कीजिए, यहाँ पे 25 गुना 25 यहाँ कितना हो जाएगा, इसे सॉल्यूशन करिए तो आ जाएगा, उतना ही आंसर आ जाएगा, अप्रॉक्स में आ जाएगा। क्या आ जाएगा 25-25 यानी 125/9 प्लस क्या हो जाएगा 32। यहाँ देखिए 125 भागा 9 कीजिए, मोटा मोटी कितना आ जाएगा 125 भागा 9, तो 15-15 125 हो जाएगा, 15 9 135 हो जाता है, और 12 9 108, 13 9 113 9 हो जाता है 117, 125 है 14 9
126 आ जाता, यानी कि 13.9 ले लीजिए यहाँ पे प्लस 32। कुछ आंसर डिफरेंस आ गया है, थोड़ा-सा चेक यहाँ पे हम कर लेते हैं केल्विन टू फ़ारेनहाइट। यहाँ पे दिया है डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, तो यहाँ इस वाला सूत्र से निकालने तो आंसर क्यों चेंज हो रहा है? एक बार मिला लेते हैं, 1 मिनट। रुकिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस है ना फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस यानी कि डिग्री यानी 25 बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9। यहाँ देखिए F माइनस 32 को रहने दीजिए, इसको कोना-कोनी यहाँ पे गुना कीजिए, ये कट कैंसिल होने वाला है। 25 गुना ना, हाँ, यहाँ पे ये तो ठीक जा रहा है। तो यही गलती यहाँ पे गलती कुछ सॉल्यूशन करने में गलती हुआ होगा, हम देख लेते हैं अभी। बचे 25, यहाँ क्या हो जाएगा 5 नवा 45 बराबर हो जाएगा F माइनस 32। तो F यहाँ रख देंगे, 32 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 45 हो जाएगा 70, 70 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं फॉर्मूला यहाँ निकालते हैं, ये फॉर्मूला सही है, यहाँ पे थोड़ी कुछ गड़बड़ी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा F माइनस C, यहाँ का अगर हम यहाँ पे F निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ यहाँ ये फार्मूला ही गलती है, यहाँ पे थोड़ा-सा सोल्यूशन हम निकालना है फार्मूला के, अगर सेल्सियस है फ़ारेनहाइट बदलना है तो क्या करना है, तो 9C यहाँ C है, यहाँ F माइनस 32 यहाँ पे 9C F को उधर रहने देना है, 9 इंटू C कोना-कोनी यहाँ पे गुना कीजिए, इसको कोना-कोनी गुना कीजिए, तो 9C F को वहाँ रखेगा यहाँ पे, तो F 32 को प्लस यहाँ भेज दीजिए, प्लस 9C/5 प्लस 32, ये हो जाता है 9C/5, ये उल्टा हो गया, इसी कारण से हम देखिए 9C/5 हो जाएगा, 9C/5 प्लस 32। ये आपको ये जो है सही कर लेना है आपको, ठीक है। चलिए लाइन भी आ गई है, तो ये दोनों का आंसर जाएगा उसी तरह से सेम ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ फॉर्मूला ही गलती हो गया, ये आप सही कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन इसी पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या कर रहा है, हम्म, कह रहा है फ़ारेनहाइट दिया, उसको टकरा डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, डिग्री सेल्सियस यानी C/5 बराबर क्या हो जाएगा, फ़ारेनहाइट का मान दिया F माइनस 32, 32 का मान यानी 68 माइनस 32 बटे 9, 32 बटे 9। यहाँ से C निकालना है, तो C निकालने के लिए क्या करेंगे, C यही रहने देते हैं और इधर क्या करते हैं, गुना इससे कर देते हैं। 38 में से 32 जाएगा, 68 में से 32, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। 68 में से 32 से गया कितना बचेगा, 8 में से 4 गया, ये 8 में से 2 गया 6, यानी ये 36 और गुना 5 बटे 9, ये कैंसिल होने वाला, 9 चौका 36, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर, 20 डिग्री आ जाएगा सेल्सियस में अगर निकालना, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब यहाँ डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, कितना दिया है, यहाँ देखिए डिग्री सेल्सियस और केल्विन, ये वाला फॉर्मूला अपना दोनों पर लगाना है। डिग्री सेल्सियस C/5 बराबर क्या लेना है, K माइनस 273 बटे 5, K माइनस 273 बटे 5 का मान दिया है 30 बटे 5 बराबर K माइनस 273 रहने दीजिए और बटे 5 यहाँ है, ठीक है। यहाँ देख लीजिए कोना-कोनी, यहाँ पे इसको या तो काट दीजिए आप, या इसी को यहाँ से भी काट सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, के पंचे 30, यहाँ के माइनस 273 बराबर क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, इसलिए के बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 30 प्लस 273, यानी कि कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा, 300 हो जाएगा आंसर। तो आप ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहाँ पे केल्विन का मान डिग्री सेल्सियस है, केल्विन का 273 उसमें जोड़ देते, या तो इस फॉर्मूला पे बनाते, फॉर्मूला मेन यही है, या तो क्या कर सकते थे, यहाँ पे सेल्सियस का मान दिया तो के बराबर निकालते 273 प्लस 30 जोड़ देते, तो पहला वाला समीकरण जो है इस आधार पे ये वाला है ना, यहाँ देखिए के बराबर C प्लस 273 जोड़ देते, डायरेक्ट आंसर उससे भी निकल जाता, ये समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, यहाँ पे कह रहा है जो केल्विन है और उसको डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए यही वाला फॉर्मूला अपनाना है, ठीक है। तो केल्विन का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख देते हैं C बराबर क्या हो जाएगा, या तो ये C/5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे K माइनस 273 बटे कितना हो जाएगा, चेंज कर लेते हैं मार्का, बटे हो जाएगा 5, ठीक। तो C को इधर रहने दीजिए, K को उधर भेज दीजिए, यहाँ 5 से गुना हो जाएगा,
यहाँ क्या बचेगा, के का वैल्यू कितना दिया है 300 माइनस 273 अब बट्टे 5, ये 5 5 कट जाएगा, गुना में है तो ये भगा में है तो कट जाएगा। यहाँ 300 माइनस 273 कितना हो जाएगा, देखो कितना आ जाता है 273 और 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 एक 5 ये कैंसिल हो गया, हमें 300 में से 273 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 27, यहाँ बचेगा 27 डिग्री, तो 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना है। ये 300 डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बदलना था, तो के प्लस 273 प्लस 30, यहाँ पे 303 होता, सॉरी यहाँ पे 330 केल्विन हो जाता, डिग्री केल्विन यहाँ पे होता, क्योंकि 30 जोड़ना था ना, हम वहाँ पे 27 जोड़ दिए, यहाँ पे 27 डिग्री आया तो सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 300 आया तो 27 आ जाता, यहाँ 30 जोड़ना था तो 273 में 30 जोड़ देते हैं, तो 300 है, तो अगर डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो उसमें घटा देंगे यहाँ पे। तो इतना चीज आप समझ गए, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करने, मेन है आपको फॉर्मूला ये याद करना, ये वो सब भूल सकते हैं लेकिन आप ये याद रखते हैं ना, ये वाला फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूला से आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसको आप c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस 273/5, ये फॉर्मूला आप जो है याद अच्छा से कर लीजिएगा, इसको याद करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, VVI इसको मार्क कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए केल्विन पर ये जो है तापमान को एक सेल्सियस से दूसरे सेल्सियस में कन्वर्ट करने की सीख, यानी टेम्परेचर का यूनिट कन्वर्जन भी हम सीख लिए। अब हम अगला टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, सब्लिमेशन क्या होता है। चलिए सब्लिमेशन के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा यहाँ पे अच्छी तरीके से करने वाले हैं। सब्लिमेशन आप समझते होंगे, आप देखे होंगे कपूर देखते हैं घर में यूज होता है पाठ पूजा पाठ करने के समय में, कपूर को जलाते हैं ना, तो कपूर क्या एक सॉलिड रूप में है, और कपूर को जैसे हम गर्म करते हैं तो उसमें जब जलाते हैं आरती करने के लिए, आप देखते होंगे खासकर कपूर का उपयोग किया जाता है, तो आरती करने में जो किया जाता है तो वो जलने के बाद कैसे हम पढ़े हैं नॉर्मली, जब ठोस को गर्म करते हैं या उस पर टेम्परेचर देते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है, ये एक ऐसी प्रक्रिया होता है जिसमें किसी ठोस को गर्म करने पर द्रव में परिवर्तित हुए बिना वो द्रव में कन्वर्ट नहीं होता, सीधे क्या होता है ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं, इसको कहते हैं क्या हम ऊर्ध्वपातन। जैसे यहाँ पे देखिए कपूर हो गया, नेफ्थ अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन की गोलियां, ये सबको क्या करे, ये सब एग्जाम्पल है, ये सबको एग्जाम्पल है ऊर्ध्वपातन का। ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किसमें बदल जाती है, गैस में, तो इसी को हम कहते हैं क्या ऊर्ध्वपातन अभिक्रिया कहते हैं, सब्लिमेशन मेथड। जैसे यहाँ पे आप कपूर का एग्जांपल देख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेफ्थलीन गोलियां हो गया, कुछ हम कार्बन ठोस कार्बन ड्राई आइस के बारे में हम चर्चा करेंगे। ड्राई आइस ये गैस है, गैस जो है इसको है जबरदस्ती इसको हम क्या करते हैं सॉलिड में रखते हैं, यानी कि गैस को सीधा सॉलिड में कन्वर्ट करना, इसको हम क्या कहते हैं, ये तो सॉलिड को सीधे गैस में कन्वर्ट करना बिना लिक्विड कन्वर्ट किए हुए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन। एक होता है जिसको हम निक्षेपण कहते हैं, यानी कि डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, जब किसी गैस को ठंडा करते हैं तो इतना ठंडा करते हैं, ठंडा करने पर क्या होता है उसको द्रव में बदलना चाहिए, प्रोसेस तो वही है, लेकिन द्रव में बदले बिना सीधे किसमें बदल जाता है, वो ठोस में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, वो ठोस में बदल जाता है, जैसे कि सूखी कार्बन डाइऑक्साइड, सूखा सूखा कार्बन ड्राई आइस जिसको हम कहते हैं ड्राई आइस, सूखा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तो हम कहते हैं ड्राई आइस भी कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड आप देखते होंगे फंक्शन वगैरह सब में दूल्हा दुल्हन का जो एंट्री होता है उसमें जो फॉग जो निकलता है वही ड्राई आइस नहीं होता है, उसको जबरदस्ती पैक करके रखता है, सॉलिड बना के रखता है, जैसे उसको फिर छोड़ता है वो तुरंत फिर गैस बन के ऊपर उड़ने लगता है, ऊपर वो उठने लगता है। तो ये प्रक्रिया इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं निक्षेपण कहते हैं, यानी कि गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट होना बिना किसी लिक्विड में कन्वर्ट हुए, इसको हम कहते हैं डिपोजिशन, जिसको हम कहते हैं निक्षेपण। तो ऊर्ध्वपातन निक्षेपण ये प्रक्रिया आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगला हम टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ गुप्त उष्मा के बारे में हम करते हैं, लेटेंट हीट क्या होता है। तो उष्मा समझते हैं, ये चोर एक तरह से होता है, चोरी करता है, चोरी करने का अर्थ इसमें ये छिप जाता है, कहाँ कहाँ छिप जाता है, इसके बारे में चर्चा। गुप्त उष्मा कहते हैं जब कोई पदार्थ अपनी स्टेट चेंज करता है, यानी ठोस से द्रव में बदलता है, द्रव से गैस में बदलता है, तो इस अवस्था में क्या होता है उसका जो हीट जो वो तो या तो हीट लेगा, जैसे ठोस को हम द्रव में बदलना है तो उसको क्या देंगे हम टेम्परेचर देंगे, उसको हम क्या देंगे टेम्परेचर देंगे, उसको हम क्या देते हैं टेम्परेचर, यानी कि उसमें उष्मा देते हैं, तापमान देते हैं, तापमान देंगे
तापमान देते हैं तो या तो तापमान देंगे या तो तापमान लेंगे। लेंगे कब? जैसे उल्टा करेंगे तब, जैसे कि गैस से हमको द्रव में बदलना तब। या तो ताप दी जाती है, उष्मा दी जाती है, या उष्मा ली जाती है, लेकिन उसमें क्या था, तापमान नहीं बदलता है। इसी को हम कहते हैं क्या, गुप्त उष्मा कहते हैं। जैसे कि अगर आप हम देखते हैं, यानी आने का अर्थ हुआ, इसको हम दूसरे रूप में कर सकते हैं, तापमान स्थिर रहता है लेकिन उसकी अवस्था बदल जाती है, इसी को कहते हैं हम गुप्त उष्मा। तो हम क्या कहते हैं, गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा भी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। एक होता है गलन की गुप्त उष्मा, जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है वाष्पन की गुप्त उष्मा, यानी कि जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये दो प्रकार की जो है ये गुप्त उष्मा का प्रकार है। तो गलन की गुप्त उष्मा के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। जब ठोस पदार्थ द्रव में बदलता है, जब ठोस पदार्थ को द्रव में बदलते हैं तो क्या होता है, तापमान उसका नहीं बदलता है। कारण ये है कि मान लीजिए 1 kg यहाँ पे बर्फ है, 1 kg, एक सॉलिड है, उसको इसमें क्या टेम्परेचर दिए, इसमें क्या टेम्परेचर दिए, तो टेम्परेचर देने के बाद क्या होता है, वो द्रव में बदलना शुरू कर देता है। पहले थोड़ा सा और टेम्परेचर बढ़ाए, थोड़ा और बढ़ा, और टेम्परेचर दिए तो और, यानी जब तक वो पूरा क्या करेगा, वो इसमें छिप जाता है उष्मा। इसका टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ पाता ताकि इस जितना 1 kg है ना, इसी 1 kg के उसके मॉलिक्यूल को, यानी कि उसके अणु को तोड़, उसके कण को तोड़ रहा है। कण को तोड़ के वो किस में, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा है, जिसके कारण से उसकी उष्मा क्या हो जाती है, उसमें छिप जाती है, पता नहीं चल पाता है, जिसके कारण से उसका क्या होता है, टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। ये आप लोग को ध्यान में रखना है, इसीलिए इसको हम कहते हैं गुप्त उष्मा। जब तक वो क्या होता है, उसको तोड़ रहा है, तोड़ के उसको कन्वर्ट नहीं कर रहा है लिक्विड में, तो लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए क्या चाहिए, तो उसमें उष्मा चाहिए। उष्मा हम दे रहे हैं, वो धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हैं, वो क्या हो जाए, हम उष्मा तो दे रहे हैं, हीट तो दे रहे हैं, लेकिन उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है। कारण ये है कि उसके जो कण है उसको तोड़ने में लगा हुआ है, उसको मेल्ट करने में लगा हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं गुप्त उष्मा। गलन की गुप्त उष्मा कहेंगे ठोस पदार्थ का द्रव में बदलना, इसी को हम कहते हैं गलन की गुप्त उष्मा। और वाष्पन की गुप्त उष्मा कहेंगे द्रव का गैस में बदलना, इसी को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण हम देखते हैं, भाप 100 डिग्री सेल्सियस पानी होता है, लेकिन तापमान स्थिर रहता है। जैसे कि पानी उबलना कब शुरू कर देता, जब तक 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ना हो तो उबलना शुरू नहीं करता। अब हम मान लीजिए 1 kg या 1 लीटर पानी है, उसको हम टेम्परेचर दे रहे हैं, तो टेम्परेचर देते तो वो उबलना तो शुरू कर दिया, वो गैस धीरे धीरे बना रहा है, गैस बना रहा है, लेकिन कुछ तो पूरा तो नहीं बन गया। तो कुछ टेम्परेचर हम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वो तापमान उसका नियत हो जाता है, तापमान नहीं बढ़ रहा। क्या कि उसके बीच में जो कण है, वो कण को तोड़ने में लगा हुआ है, और कण को तोड़ने में ही वो क्या हो जाता है, वो गुप्त हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं वाष्पन की गुप्त उष्मा। तो गुप्त उष्मा समझ के, एक छुपा हुआ उष्मा होता है, जब उसमें हीट देते हैं ना, तो उसके कण को तोड़ने में लगा जाता है, उसमें क्या होता है, उसके कण को तोड़ने में लगा, जिस कारण से उसका टेम्परेचर बढ़ नहीं पाता है, इसलिए इसको हम कहते हैं गुप्त उष्मा। तो दोनों गुप्त उष्मा के प्रकार समझ के, तापमान की गुप्त उष्मा दो प्रकार के होते हैं, एक गलन की गुप्त उष्मा जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और एक होता है वाष्पन की गुप्त जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इस तरह से आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से टॉपिक को कवर कर लिए होंगे। कोई दिक्कत समस्या अगर होती है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका जो है क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। इस तरह से आप लोग अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, मेहनत मन लगा के पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपके पास एक हथियार है पढ़ाई का। जब तक पढ़ाई नहीं कीजिएगा, देखिए मन लगाना पड़ेगा, आप मन नहीं लगाइएगा तो अच्छा परफॉर्म नहीं करना है। सिर्फ पढ़ाई करके हम बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए नहीं है, हमारा फ्यूचर हमें होना चाहिए कि हम अच्छे से अच्छे जॉब पे जाएं, और अच्छे से अच्छे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अच्छी पढ़ाई करें, ताकि हमारा भी नाम हो। तो इसके लिए आपको मेहनत करना, मेहनत से आप भाग नहीं सकते। आप लोग जितना यूज करते हैं मोबाइल का, एक सदुपयोग कर सकते हैं आप। जैसे हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन का एक डेरिवेटिव भी होते हैं, इसका कुछ चीज का नुकसान है। फायदा तो कम, अगर विद्यार्थी अच्छा से मोबाइल यूज करे तो फायदा तो अच्छा है। हम लोग भी पढ़े हैं, जैसे कि हम लोग जो अभी गवर्नमेंट जॉब में है, हम टीचर हैं, क्यारी वन में आए थे, 2023 में मुझे नौकरी लगी थी। तो मैंने सारा पढ़ाई ऑनलाइन ही किया था, कोई ऑफलाइन भी नहीं गया, ना कोई झंझट में आने। इसमें समय तो बचता है, लेकिन अगर सही दिशा में आप तैयारी कीजिएगा ना, तब जाके इसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप मोबाइल ले लिए, पापा से मोबाइल ले लिए, उसमें स्क्रॉल करके रील देख रहे हैं, भर दिन फालतू चीज देख रहे हैं, इससे आपका नुकसान ही होने वाला, फायदा नहीं होना। उसी के बदले में आप रील भी देखना ऐसी बात है, खराब चीज नहीं है। तो आप मूड फ्रेश, कभी बिजी हैं, या तो अपने दोस्तों के साथ घूम लीजिए, मार्केट घूम लीजिए, या थोड़ा सा मन हुआ तो आधा घंटा देख लिए, 10-15 मिनट देख लिए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आप भर दिन उसी में लगे हैं, तो आप एक तो माइंड से आपका जो है डिप्रेस होगा, और साथ साथ आपको पढ़ने में मन नहीं लगा। तो अच्छी तरीका से इसका जो है यूज कीजिए, मोबाइल का अच्छा सदुपयोग कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये दो से एक दो वीडियो और लगेगा इसको, इस चैप्टर को ये कंप्लीट होने में। तो जैसे चैप्टर खत्म हो जाएगा, अगला जो हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध है
वो चैप्टर शुरू कर देंगे। तो फिजिक्स का भी 2 चैप्टर खत्म हो चुका है, मोशन और यूनिट डायमेंशन वाला वो भी चैप्टर खत्म हो चुका है, और केमिस्ट्री का जो है 2 लेक्चर में और ये भी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को बायोलॉजी का भी पहला चैप्टर जो है वो चालू हो चुका है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्वस्थ रहिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? तो ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।